बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अच्छा बेटे, हमारा सब्जेक्ट है लीगल फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ और इसमें हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। तो पहले हमने लेजिस्लेशन पढ़ा है, फिर जुडिशल प्रेसिडेंट। आज जुडिशल प्रेसिडेंट में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस विच रिड्यूस द बाइंडिंग फोर्स ऑफ ए प्रेसिडेंट। वो क्या हालात वाक़यात हैं जिनमें एक जुडिशल प्रेसिडेंट जो है अपनी कानूनी हैसियत खो देता है, वो एक कमज़ोर प्रेसिडेंट बन जाता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। तो वो क्या हालात वाक़यात हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1, एब्रोगेटेड डिसीजंस। देखो, डिसीजन एब्रोगेट हो जाए, मनसूख हो जाए, नसख। ठीक है। ये अब जब हम इस्लामिक लॉ पढ़ेंगे, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उसमें भी पढ़ेंगे, कुरान एज आ सोर्स ऑफ लॉ जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी एब्रोगेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, मनसूख करना, कैंसल करना। तो कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो कि एब्रोगेट हो जाते हैं, मनसूख हो जाते हैं। क्यों मनसूख होते हैं, उसकी 2-3 सिचुएशंस ये हो सकती हैं। नंबर 1, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है तो एक इनेक्टमेंट आ गई है, इनेक्टिंग अ स्टैट्यूट। तो जब लेजिस्लेशन मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके मुख्तलिफ पैरेलल वर्ड्स बताए थे। उसमें क्या था, लेजिस्लेशन, कोडिफाइड लॉ, रिटन लॉ, इनेक्टमेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये एक ही चीज़ है। तो ये भी क्या है, इनेक्टिंग अ स्टैट्यूट, के सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया और उसके बिल्कुल बरक्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये काम ऐसे करे, उसके बरक्स पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया, लेजिस्लेशन पास कर दी जिसमें उन्होंने कहा ये काम ऐसे नहीं करना। आप किसको फॉलो करेंगे, अदालतें, जो कानून, अदालतों ने, कोर्ट्स ने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। एक है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, एक है लेजिस्लेशन। तो जो फॉलो किया जाएगा वो लेजिस्लेशन को फॉलो किया जाएगा। क्यों, वजह क्या, रीज़न क्या है, बताओगे? शाबाश। और एनीबडी एल्स? जुनेद, वकार, वेरी गुड। देखो, जब हम कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, मुकन्ना, कानून बनाने वाला, जुडिशरी, कानून की तशरीह करने वाला, कानून के मुताबिक फैसले करने वाले, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, और एग्जेक्टिव। तो जो मेन काम है कानून बनाने का, वो काम किसका है, पार्लियामेंट का। तो अगर उन्होंने कानून बना दिया तो अदलिया का काम क्या है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, कि उन्होंने उस कानून के मुताबिक चलना है और उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं। तो फिर वो अपना फ़ैसला उनका ख़त्म हो जाएगा, डेट विल नॉट बी एन अथॉरिटी। उसको फिर लोअर कोर्ट्स, इवन सिविल जज भी कह सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हमारे लिए बड़ा मोतबर है। ठीक है। आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम फैसला जाते हैं, जो लॉ वो बयान कर देंगे, वो बाइंडिंग है तमाम अदालतों के ऊपर। मगर अब क्योंकि पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन आ गई है, लिहाजा लेजिस्लेशन ने इस फैसले को मनसूख कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए अथॉरिटी नहीं रहा। ठीक है, गॉट इट। आगे चलें। रिवर्सल ऑफ ए डिसीजन, इसको ज़रा समझ लो। एक होता है रिवर्सल, एक होता है ओवर रूलिंग। रिवर्सल क्या होता है, जब फैसला नीचे से ऊपर जाए और बदल जाए। सिविल कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, ए के हक़ में फ़ैसला दिया जाता है, ऊपर हाई कोर्ट में अपील में केस गया तो अपील में हाई कोर्ट ने बी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ डिसीजन। डिसीजन चेंज हो जाना, बदल जाना। तो जब नीचे से ऊपर जाएं, अपील में जाएं और फैसला बदल जाए, ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं। ठीक है, इनको समझ लो। अपील क्या होती है, रिवीजन क्या होती है, रिव्यू क्या होता है, अच्छी तरह समझ लो, दिल पे लिख लो, सारी उम्र याद रखना। नंबर 1, जब भी कोई अदालत फ़ैसला करती है, आप उस फैसले से मुतमिन नहीं हैं, चाहे ए पार्टी है चाहे बी, ए वर्सेस बी केस चल रहा है, तो ए भी अदालत में अपील में जा सकती है, बी भी। अपील आपको राइट देता है, लेजिस्लेशन राइट देता है। आम तौर पे फर्स्ट अपील 30 दिनों के अंदर फ़ाइल की जाती है। ठीक है। और अगर आपका 5 करोड़ तक मालियत का केस है, गौर से सुनो, 5 करोड़, तो आपकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन। सिविल जज ने फैसला किया, अपील कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज। 5 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो अपील डायरेक्ट जाएगी लाहौर हाई कोर्ट। समझ आ गया?
ओके, तो अपील ये होता है ऊपर वाली अदालत में। अपील एक शिकायत होती है जो नीचे वाले फैसले के ख़िलाफ़ ऊपर वाली अदालत में आप करते हैं कि जज साहब ये जो शहादतें रिकॉर्ड की हैं, नीचे वाले सिविल जज साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है, तो अगर इन शहादतों को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो कभी भी मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला ना आए, आप इसको पढ़ें। तो ये होता है अपील। और दूसरा होता है रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन मैटर होता है दो अदालतों के दरमियान कि अदालत ने अपनी जो अथॉरिटी है उसको सही इस्तेमाल किया, या अथॉरिटी थी उसको इस्तेमाल नहीं किया, या अथॉरिटी थी उससे बढ़ के इस्तेमाल किया। तो अपनी अथॉरिटी को, अपनी जुरिस्डिक्शन को उन्होंने अगर गलत इस्तेमाल किया तो उसको आप रिवीजन में, निगरानी में चैलेंज करते हैं ऊपर वाली अदालत में। और तीसरा होता है रिव्यू। रिव्यू हमेशा, रिव्यू क्या होता है? नज़रसानी। हमेशा सिविल में होगा, क्रिमिनल में कभी नहीं होगा। और सेम कोर्ट में जब एक न्यू पीस ऑफ एविडेंस आपके पास हो तो फिर आप रिवीजन में जाते हो। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, आगे देखो। रिवर्सल ये है कि नीचे वाली अदालत ने फ़ैसला किया, ऊपर आप अपील में या रिवीजन में गए और ऊपर वाली अदालत ने वो फ़ैसला बदल दिया। नीचे वाली अदालत ने ए वर्सेस बी में ए के हक़ में फ़ैसला किया, मगर जब आप अपील में गए तो हाई कोर्ट ने बी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। तो ऐसा फ़ैसला भी अपनी अहमियत खो देता है। या हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया ए के हक़ में, आगे सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। तो अब ये लाहौर हाई कोर्ट का साबका फ़ैसला जो है, इसको हम कहेंगे ये एब्रोगेटेड डिसीजन है। अब लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, उसको लोअर कोर्ट्स मातहत अदलिया फॉलो करने की पाबंद नहीं है। गॉट इट? रिवर्सल। ओवर रूलिंग क्या होता है? ओवर रूलिंग होता है कि अगर एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने किया तो वो फ़ैसला, या एक जज ने किया और वो फ़ैसला आगे डीबी में चला गया, आईसीए, इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील, जब आप हाई कोर्ट जाते हैं, एक जज फ़ैसला करे सिंगल बेंच, तो आप केस हार गए हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहें तो आप इंट्रा कोर्ट अपील में चले जाएं, वहाँ डीबी सुनेंगी, 2 जज सुनेंगे। ठीक है? तो डीबी ने सिंगल बेंच के फ़ैसले को बदल दिया। तो जब एट सेम लेवल, इसमें क्या होता है? आपका वर्टिकली जाता है केस, इसमें क्या होता है? हॉरिजेंटली। यहाँ एक जज बैठा, यहाँ 2 बैठेंगे। एक जज के फ़ैसले को 2 ने बदल दिया, या 2 के फ़ैसले को 3 ने बदल दिया, 3 जजेस ने। तो इसको कहते हैं ओवर रूलिंग ऑफ डिसीजन। जब हॉरिजेंटल लेवल पे, सेम लेवल पे लार्जर बेंच जो है, बड़ा बेंच जो है, वो नीचे वाले अदालत के फ़ैसले को बदल दे, तो इसको कहते हैं ओवर रूलिंग ऑफ डिसीजन। गॉट इट? तो फ़र्क क्या है इमरान, बताओ ज़रा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड ओवर रूलिंग? सादा लफ्ज़ों में, उर्दू में बोलो। जब हाई कोर्ट एक हक में फैसला दे रहे और बी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बी के हक में फैसला दे, तो इसे कहेंगे रिवर्सल ऑफ डिसीजन। और ओवर रूलिंग ये है कि जब लार्जर स्मॉलर बेंच के फैसले को लार्जर बेंच रिजेक्ट कर दे, उसको ओवर रूलिंग कहेंगे। अगर फिर वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाता है, 3 जजेस का बेंच बनता है, वो भी इसको रिजेक्ट कर दे 2 वाले, इसको ओवर रूलिंग। ठीक है। फ्याज? रिवर्सल जो है लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, अगर हम जाते हैं, लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके आगे अपील हुई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसका डिसीजन चेंज करके अपना न्यू डिसीजन दे दिया, दैट इज रिवर्सल। और ओवर रूलिंग में ये अगर सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया है तो उसे आईसीए में जाके जो डीबी में जाते हैं, तो डीबी जो है वो सिंगल बेंच के फैसले को डिनाई करके अपना न्यू फैसला जारी करते हैं। शाबाश। दैट इज ओवर रूलिंग। इसमें नीचे से ऊपर जाते हैं और इसमें सेम लेवल हॉरिजेंटल लेवल, मगर बेंच बड़ा है। ठीक है, ये फ़र्क है। ओके, तो इसको कहते हैं एब्रोगेटेड डिसीजन। अफर्मेशन और रिवर्सल ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड। देखो, डिसीजन अफर्म हो जाए या रिवर्स हो जाए ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड। मिसाल के तौर पे आपने गवाह पेश किया एक्स, वाई और जी को। अब जो सिविल जज है उसने फ़ैसला किया एक्स और वाई की गवाही के ऊपर, और किसके हक़ में? ए के हक़ में फ़ैसला कर दिया। ठीक है, यही फ़ैसला जब अपील में गया तो जी की एविडेंस की बुनियाद पे जज साहब ने ए के हक़ में ही फ़ैसला किया, मगर ग्राउंड डिफरेंट है। उन्होंने कहा यार एक्स और वाई जो बातें कर रहे हैं वो इतनी अहम नहीं है,
इस केस में ज़्यादा अहम स्टेटमेंट जी की है। जी गवाह ने जो स्टेटमेंट दी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी बुनियाद पे उसने ए के हक़ में ही फ़ैसला किया या बी के हक़ में फ़ैसला किया। तो इसको हम कहते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन ये है कि वही फ़ैसला ए पे नीचे भी ए जीता, ऊपर भी ए जीता, ये है अफर्मेशन ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड। और रिवर्सल कि ए जीता था नीचे, ऊपर जाके अपील में बी जीत गया और ग्राउंड बेशक सेम रही या ग्राउंड डिफरेंट हो गई, तो फिर भी ऐसा फ़ैसला जो है इसको हम कहते हैं कि ये कमज़ोर फ़ैसला है, ये अब बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है। इन फ्यूचर ऐसे केस को हम नहीं फॉलो करेंगे। हाँ, ग्राउंड डिफरेंट है तो रीज़न डिफरेंट है, तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऐसे फ़ैसले को भी हम कहते हैं ये कमज़ोर प्रेसिडेंट है, वीक प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? इग्नोरेंस ऑफ ए स्टैचूट। इसी तरह अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया और उन्होंने जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसको मद्देनज़र रखा ही नहीं। वैसे लॉ का असूल क्या है? लॉ शुड बी ऑन द स्लीव्स ऑफ द जजेस। जो कानून है वो यहाँ होना चाहिए। देखो, हर बंदा अपनी स्लीव को कितनी आसानी से देख सकता है, इसीलिए जब ये कहा जाता है लॉ शुड बी ऑन द स्लीव्स ऑफ द जजेस, तो जज ने जो उसके ऊपर एक सुप्रीम लेजिस्लेशन थी या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन थी उसको उसने पढ़ा ही नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, वकील ने भी नहीं बताया और जज साहब ने फ़ैसला दे दिया। अब ये फ़ैसला जो है इट इज़ अगेंस्ट स्टैचूट, इट इज़ अगेंस्ट सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो ऐसे फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं होगी। इनकंसिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स। इसी तरह हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के अगेंस्ट है। अब हाई कोर्ट का फ़ैसला कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है विद अर्लियर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हाई कोर्ट का ये फ़ैसला कोई लीगल हैसियत नहीं रखता। जब भी ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ टकराएगा तो ये कालअदम करार पाएगा, नल एंड वाइड होगा, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, इसको कोई भी नीचे वाली अदालत फॉलो करने की पाबंद नहीं होगी। गॉट इट? ओके। इनकंसिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजन ऑफ द सेम रैंक। अगर तो ऐसा आ जाए कि लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने फ़ैसला दिया, उन्होंने कहा बेल ले लो, अगर इस तरह के फैक्ट्स हैं बेल ले लो। एक और फ़ैसला आ गया जिसमें कहा गया अगर सेम फैक्ट्स हैं बेल ना लो। अब आप सोच में पड़ गए भाई अब ये कौन सा फ़ैसला जो है वो फॉलो किया जाए, तो ऐसे फ़ैसले को भी हम कहते हैं कि ये वीक प्रेसिडेंट है। मगर इसमें आप किस फ़ैसले को फॉलो करेंगे, पहले वाले को या बाद वाले को? क्यों? वजह, रीज़न भी दो ना, वकील हैं तो ज़ाहिर है रीजनिंग से बात करेंगे। तो उसमें ये है कि जो पहला जो डिसीजन उन्होंने दिया है दूसरा मतलब उसको डिनाई कर रहा है, वो किसी बेस पे किसी ग्राउंड पे उसको डिनाई करेगा ना, तो वो जो ग्राउंड होगी वो देखो ना, जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस को फॉलो कर रहे हो कि जो भी फैसला आ रहा है तो उसको लेट इट स्टैंड एंड बी फॉलोड इन फ्यूचर केसेस टू डिसाइड सिमिलर केसेस, ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। अब होगा क्या, होगा ये कि जब आपके फ़ैसले रिकॉर्ड हो रहे हैं तो मेरा ये सवाल है कि अगर पहले एक फ़ैसला आया है तो दूसरा उससे मुतज़ाद फ़ैसला, कंट्राडिक्टरी फ़ैसला आ कैसे सकता है? जब PLD में लिखा हुआ है तो फिर कैसे आ सकता है? हाँ, ग्राउंड भी सेम है, सर्कमस्टांसेस सेम है, सेम टू सेम है। और बोलो, वो तो ऊपर आओगे ना ग्राउंड, वो नहीं है इग्नोरेंस ऑफ स्टैचूट। देखो जज जो हैं ऑल्दो दे आर वेरी कॉम्पिटेंट जजेस हैं बट दे आर ह्यूमन बींग्स, आफ्टर ऑल इंसान है, टू एरर इज़ ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है। मे भी वकील साहब जो हैं उन्होंने भी, उनकी नज़र से वो अथॉरिटी नहीं गुजरी, उन्होंने भी हवाला नहीं दिया जज को, जज के जहन में भी नहीं आया। तो एक पहले फ़ैसला था जिसमें कहा गया सेम सर्कमस्टांसेस हैं उनमें बेल ना लो, आज फ़ैसला आ गया ये सर्कमस्टांसेस हैं तो बेल ले लो। अब दोनों आपस में एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। अब तीसरा केस आपके पास आ गया, अब आप सोच में पड़ गए कि यार मैं कौन सा फ़ैसला करूं और ये क्या हुआ कैसे है, क्यों हो गया कि दो मुतज़ाद फ़ैसले आ गए।
एक कह रही है सेम फैक्ट्स है बेल ले लो, एक कह रहा है बेल ना लो। तो ऐसी सिचुएशन में नज़दीक तरीन जो होगा उसको वो डाक करेंगे। क्या मतलब? इक्वल है, इसमें जो शहादतें होंगी या जिसमें आगे जो प्रेसिडेंट्स होंगे जो ज़्यादा नज़दीक तरीन होंगे तो उसको डाक करेंगे। इसमें दोनों फैसले फॉलो किए जा सकते हैं। पहला इसलिए कि वो मेरिट पे दिया गया था, ठीक है, और विदाउट इग्नोरेंस दिया गया था पर इंक्योरियम। और दूसरा इसलिए कि जो दूसरा फैसला वो पहले फैसले को कैंसिल कर देता है, तो जो लेटेस्ट लॉ होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो बोथ डिसीजंस कैन बी फॉलोड। इसका सलूशन क्या होगा? सलूशन ये होगा कि जब दोनों फैसले ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट किसी एक फ़ैसले को अप्रूव करेगी, अफार्म करेगी, कन्फर्म करेगी और दूसरे को रिजेक्ट कर देगी। तो जिसको रिजेक्ट कर दिया है हाई कोर्ट का वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट से कंट्राडिक्ट कर रहा है खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, कलअदम करार पाएगा। गॉट इट? ओके, यहाँ तक क्लियर? हाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फैसले को फॉलो करने की पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलो। प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो आर नॉट फुली आर्गुड। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं अदालत के अंदर, जो मुख्तलिफ हालात वाक़यात आए हैं, ठीक है, मसलन 3-4 बातें आई हैं, उनमें जज ने सिर्फ एक बात देखी और फैसला कर दिया। इसको कहते हैं सब साइलेंशियो, खामोशी से निकल गए, एक पॉइंट के ऊपर बात ही नहीं हुई जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बहस ही नहीं हुई। इसका मतलब है जो टोटल फैक्ट्स ऑफ द केस हैं वो जज के सामने आए ही नहीं, उनको डिस्कस ही नहीं किया गया। ठीक है, एक केस में ऐसा हुआ है कि एक बंदे ने फायर मारा और दूसरा बंदा मर गया, जज ने कहा सजा दो इसको, क्यों मारा है इसने। एक केस में ये हुआ एक बंदा दूसरे के घर में रात को दीवार फलांग के गया है, ठीक है, और जब वो उठ गया उसने फायर किया, उसके घर में उसकी लाश पड़ी है, तो वहाँ भी क्या सज़ा ऐसी ही देंगे? फैक्ट्स बदल गए ना, तो वहाँ ये नहीं होगा। इसलिए पूरे फैक्ट्स को 100% कहा जाता है। जब आप अल्लाह ताला आपको जज बनाए तो जहाँ भी आप देखोगे सच कहाँ है, तो सच आपको नज़र आएगा। जो ए बात कर रहा है और बी का बात कर रहा है ना, यहाँ भी सच नहीं है, यहाँ भी नहीं, दोनों के दरमियान में कहीं आपको सच मिलेगा। कुछ इसकी बातें सच्ची होंगी, कुछ इसकी होंगी, ठीक है। और लॉ का असूल है कि आपको असल कहानी सच तब मालूम होता है, 100% सच, जब आप दोनों की बात सुन लेते हैं, दोनों फ्री कहन की, हाँ भाई तुम बात सुनाओ, और उसके सामने दूसरा खड़ा तुम बात सुनाओ, और फिर वो जिरा करते हैं, एक दूसरे के गवाहान पे जिरा करते हैं। वहाँ सच, दूध का दूध पानी का पानी, सच कितना है झूठ कितना है वो सामने आता है, ठीक है। तो फिर जज को पता चलता है कि इस असल में सच्ची कहानी है क्या, ए की बात में सच कितना है झूठ कितना है, बी की बात में सच कितना है झूठ कितना है, ठीक है। अच्छा जनाब, प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो आर नॉट फुली आर्गुड। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक केस के अंदर मसलन 1, 2, 3, 4 फैक्ट्स हैं, जज ने सिर्फ 2 फैक्ट्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा और फैसला कर दिया। 3 और 4 नंबर बात जो है उसको कंसीडर ही नहीं किया। इसको कहते हैं सब साइलेंशियो, खामोशी से निकल गया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस सूरत में ऐसा है कि जब ऊपर अपील में जाएगा केस, तो अपील में हाई कोर्ट ने कहा ये पॉइंट नंबर 3 और 4 ये दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको क्यों नहीं डिस्कस किया। अगर इनको भी डिस्कस किया जाए तो कभी भी ए के हक़ में ना फैसला आता, बी के हक़ में फैसला आता। तो ऐसे फैसले को हम कहते हैं प्रेसिडेंट गिवन बाय सब साइलेंशियो, ठीक है, नॉट फुली आर्गुड, जिसको पूरी तरह आर्गूमेंट्स में डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। इसका केस है गवर्नमेंट वर्थ वर्सेस पेरिस लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, एक जो एम्प्लॉई था वो एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वो कंपनी जो है वो वाइंड अप हो गई। अब उसने कहा जनाब मैंने काम किया, मुझे अपनी सैलरीज दी जाए, मुझे मेरे बकाया जात क्लियर किए जाएँ। तो जितनी देर तक ये नहीं क्लियर किए जाते उतनी देर तक इसको स्टे ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर दिया जाए, गार्निशी स्टे ऑर्डर, ठीक है। स्टे मैंने आपको बताया हुआ, स्टे क्या होता है कि रोक देना, स्टेटस को मेंटेन कर देना, उतनी देर तक हुक्म इम्तनाई इंजंक्शन दिया जाए। अब कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया,
अब उस केस में क्या था कि अदालत ने लिक्विडेटर मुकर्रर किया हुआ था। लिक्विडेटर का काम क्या होता है कि आपने जितने फिक्स एसेट्स हैं, फर्नीचर, फिक्सचर, प्रॉपर्टी, इनको तब्दील करना है कैश में बेच के, और फिर कहना है जितने क्रेडिटर्स हैं, कर्ज़ा लेने वाले हैं, वो लाइन बनाओ और सबको कर्ज़ा वापस करो। तो असूल ये था लॉ का कि अगर कंपनी खुद चला रही है कंपनी को, कंपनी की मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो फिर तो आप इन हुक्म इम्तनाई दे सकते हैं, स्टे ऑर्डर दे सकते हैं। मगर अगर अदालत का बंदा लिक्विडेटर मुकर्रर है तो फिर अदालत लिक्विड नहीं मुकर्रर करेगी, स्टे ऑर्डर नहीं देगी। जब ये केस आया लानकास्टर वर्सेस ब्रीमेथ, तो यहाँ अदालत ने क्लियर किया कि अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं तो उस सूरत में कंपनी स्टे दे सकती है, अदालत स्टे दे सकती है। मगर अगर अदालत का मुकर्रर करदा लिक्विडेटर मुकर्रर हो चुका है तो फिर स्टे ऑर्डर नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, एसेट्स को, एसेट क्या होता है मुझे बताओ, एक्सपेंडिचर क्या होता है बिजनेस का? वो तो है, ये तो आम लेमैन कुल्फी वाला बंदा भी बता देगा। मगर आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। देखो गौर से सुनो, जब भी बिज़नेस के लिए आपको खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, या वो एक्सपेंडिचर होगा बिज़नेस के लिए या एसेट होगा, फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये बिजनेस में जितनी एसेट्स होते हैं उतनी लायबिलिटीज होती हैं। कोई भी अगर काम कर रहा है, सवाल ये है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एसेट। अगर आपके उस खर्चे का बेनिफिट आपके बिज़नेस को मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर हो, 1 साल से ज़्यादा हो, तो वो एसेट है। और अगर 1 साल से कम हो तो वो एक्सपेंडिचर है। मिसाल के तौर पे आपने अपनी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को लंच दिया है तो वो एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा। मगर अगर आपने चेयर्स और टेबल्स ली हैं जो 10 साल जाएंगी, तो अगर 10 सालों में वो खर्चा एक ही साल में लिख लेंगे तो उस साल आपका कितनी सेल हुई, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको 10 सालों में तकसीम करेंगे। एसेट्स में बैलेंस शीट में उसका 10,000 रुपया लिख लेंगे, ये चेयर 10,000 की आई है। हर साल बैलेंस शीट में एसेट्स में से उसकी वैल्यू कम करते जाएं। 1 साल बाद 9,000 और एक्सपेंडिचर में 1,000 शो कर देंगे। अगले साल 8,000, 2 साल बाद 8,000 रहेगी चेयर की कीमत, और उस साल एक्सपेंडिचर 1,000 रुपया लिख लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरह से आप चलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एसेट में और एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है, तो आपने कहना है अगर ऐसा खर्चा कारोबार के लिए जिसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए कारोबार को, वो एसेट है, और 1 साल से कम अरसे के लिए अगर हो तो एक्सपेंडिचर है। याद रहेगा। आगे एसेट्स की 2 किस्में हैं। एक करंट एसेट या लिक्विड एसेट होता है, कैश जिसको कहते हैं, कैश एट बैंक, कैश एट बिजनेस, कैश इन योर पॉकेट, ये लिक्विड एसेट है। और एक वो है जो फर्नीचर, फिक्सचर, टेबल, चेयर्स हैं, इनको हम कहते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो लिक्विडेटर का काम क्या होता है, उसने फिक्स एसेट्स को, आपकी चेयर्स, टेबल, कंप्यूटर्स, बसें, कार, इनको बेच के कैश में कन्वर्ट करना है। और फिर क्रेडिटर्स को कहना है चलो भाई जिसने कंपनी से पैसे लेने हैं लाइन लगा लो, और लाइन में सबसे पहले जो है वो आपके डिबेंचर होल्डर खड़े होते हैं। चलो ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, आगे चलो। तो यहाँ फिर इसकी वजाहत की गई। अच्छा, पर इंक्योरियम डिसीजन। पर इंक्योरियम क्या होता है? लापरवाही से दिया गया फैसला। तो कोई भी ऐसा फैसला जो लापरवाही से दिया जाए, जिसमें पूरे जो हैं पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस ना किया जाए, जितनी भी बातें केस के अंदर अहम हैं सबको डिस्कस करना चाहिए, सबको मद्देनज़र रख के फिर फैसला देना चाहिए। अगर चंद एक चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया तो ऐसे फैसले को हम कहते हैं डिसीजन गिवन बाय पर इंक्योरियम। ये याद कर लो। हाँ, खामोशी से दिया गया फैसला, तो इसको कहते हैं कि दिस प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन बाय पर इंक्योरियम, सो दिस प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है। ओके, तो इसमें कहा जाता है 100 डिसीजंस गिवन बाय सब साइलेंशियो आर गिवन ड्यू टू पर इंक्योरियम आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस, उनकी कोई अहमियत नहीं है। डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स ऑफ इक्वली डिवाइडेड। इसी तरह कई दफ़ा ऐसा होता है 4 जज बैठे हैं, 2 एक तरफ हो गए हैं, 2 एक तरफ, 2 ने कहा बेल ले लो, 2 ने कहा बेल नहीं लेनी, तो ऐसा फैसला भी कमज़ोर प्रेसिडेंट होता है, इसको भी इन फ्यूचर आप फॉलो नहीं करते हैं,
ठीक है। तो ये जो जुडिशल प्रेसिडेंट है वो अपनी अथॉरिटी खो देता है। इरोनियस जजमेंट, इसी तरह से कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि गलत दिए गए हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, जिसकी मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस, ठीक है। तो उसको एज एन एग्ज़ाम्पल आप कोट नहीं करते हैं कि किसी को आप जो कहें अबेटमेंट की बुनियाद पे मशवरे में ये शामिल था इसलिए इसको सज़ाए मौत दे लो, तो वो एक वीक प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसको इन फ्यूचर मिसाल के तौर पे आगे पेश नहीं किया जाता। चेंज कंडीशंस, इसी तरह से पहले तजारत होती थी गधा गाड़ियों के ज़रिए, तांगे के ज़रिए, अब तजारत हो रही है व्हीकल्स के ज़रिए। तो जो उस वक़्त के फ़ैसले थे वो आज एप्लीकेबल नहीं हैं। पहले जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए तजारत होती थी वो बहरी जहाज़ और तरह के थे, अब और हैं, जदीद है, मॉडर्न है। तो पुराने जो प्रेसिडेंट हैं वो आजकल एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्रेसिडेंट बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट एंड एंटीक टेक्निक्स, इसी तरह से जो पुराने फैसला जात हैं, जैसे उस वक्त मेडिकल जो स्टूडेंट्स था तो वो इतना एडवांस नहीं था, आजकल DNA टेस्ट आ गया, आजकल फोरेंसिक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, तो जो उस वक्त के फ़ैसले थे वो आजकल एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसको ज़रा पढ़ो, फिर जो क्वेश्चन ज़हन में आता है पूछो, ठीक है।